Hello and welcome back you all to the Commerce Success. I'm Rahul Thakur, your commerce teacher. So in the last lecture we have seen the chapter 5, that was the money. Now we are going to see the next chapter, that is chapter 6. And the name of this is banking. Like the flow of money is incomplete without banking. हम अपनी लाइफ में बैंक के बिना या बैंकिंग सिस्टम के बिना या बैंक से जो हमें सर्विसेज मिलती हैं उनके बिना हमारी क्या है अपनी लाइफ इमेजिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि यदि आपको अपने अकाउंट से किसी को और को पैसे भेजने हो तो आप वो क्या बैंकिंग सिस्टम के थ्रू करते हो। अब वो ज़माना गया जब हम फिजिकली जाते थे, किसी को पैसे देके आते थे। अब क्या है, सब कुछ डिजिटली हो रहा है ना। और सब कुछ इन सबके जो सेंटर में है वो क्या है, हमारा बैंकिंग सिस्टम है। तो आज हम बैंकिंग सिस्टम का थोड़ा ऑपरेशन करेंगे और जानेंगे बैंकिंग सिस्टम होता क्या है, ये काम कैसे करता है, किस तरह से मॉनेटरी फ्लो को ये कंट्रोल करता है, किस तरह से ये इन्फ्लेशन, यहाँ तक कि इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं ना, जैसे महंगाई बढ़ गई है उस महंगाई को कंट्रोल करता है। कौन है जो रेगुलेटरी बॉडी है जो बैंकिंग सिस्टम को, बैंक की जो फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट करती है, और किस तरह से बैंक पूरा अपने आप को चलाता है, रन करता है, इसको हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, बैंकिंग। और जो लास्ट चैप्टर था वो मनी था। तो आप इन कई बार इन्हें कंबाइन करके हम मनी और बैंकिंग भी कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बैंक की डेफिनेशन से, फिर देखेंगे बैंक के फंक्शंस क्या है, और फिर बैंक किस तरह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो जनरली देखो जो बैंक्स होते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक। नहीं बैंक क्यों? क्योंकि ये बैंक कॉमर्शियली ऑपरेट कर रहे हैं। कॉमर्शियली ऑपरेट करने का मतलब होता है जैसे कंपनी ऑपरेट करती है, कंपनी का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अब वो आपके लिए नहीं बैठा कि समाज सेवा करनी है मुझे। ऑल्दो बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें समाज सेवा भी काइंड ऑफ करनी पड़ती है। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, मतलब कि सभी का खाता होना चाहिए। अब खाता तो बैंक में ही होगा। अब बैंक क्या है, जो बैंक है उन्हीं का खाता होगा ना। ऐसा तो नहीं कि खाता खुलवाने के लिए गरीब लोग हैं वो अलग से बैंक खोलेंगे। तो क्या है, बैंकिंग सिस्टम में क्या है, बैंक एक कमर्शियल बैंक होता है, मतलब एक कंपनी की तरह काम करता है जिसका मेन एम है प्रॉफिट कमाना। और कई बार गवर्नमेंट के प्रेशर में या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें बहुत सारे सोशल सर्विस भी करने पड़ते हैं। काइंड ऑफ सोशल सर्विस कह सकते हैं, जो बैंकिंग सिस्टम का ऑब्लिगेशन होता है उन्हें करना पड़ेगा। नहीं तो कई बार उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है, या फिर जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी। क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है, जो भी पॉपुलेशन है, जो भी हमारे देश के लोग हैं, उन सबको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है ताकि उनकी लाइफ को और इजी तरीके से बनाया जा सके। जैसे अभी आप देखो यूपीआई के थ्रू जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, और आज आज की डेट में भारत में हर व्यक्ति यूपीआई का यूज कर रहा है। यदि आपके पास खाता नहीं है, अकाउंट नहीं है बैंक में, तो आप क्या यूपीआई का यूज नहीं कर सकते। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आज की डेट में भारत में किसी के पास भी बैंक अकाउंट नहीं है, या फिर कोई ऐसी फैमिली होगी जिस पूरी फैमिली में मान लेते हैं 5 सदस्य हैं, उनसे किसी एक का भी बैंक अकाउंट नहीं होगा। क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो? ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं जो कमर्शियल बैंक है इनका कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिससे क्या है, सोसाइटी का भी वेलफेयर हो, सोसाइटी का भी कल्याण हो। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन बैंक्स का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, और ये कमर्शियली ऑपरेट करते हैं, कोई सोशल वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको कमर्शियल बैंक कहा जाता है इनको। अब ये क्या है, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। कमर्शियल बैंक is an institution which perform the function of accepting deposits। पहला काम क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स, कई बार इसको बोलते हैं एडवांसिंग लोन भी बोलते हैं, ग्रांटिंग लोन्स भी बोलते हैं। इसका दूसरा फंक्शन आ जाता है इसी में, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट with the aim of earning profit। देखो तीन फंक्शन यहाँ बता दिए। जनरली जो उनका दो काम होते हैं बैंक के, एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जैसे हम लोग का खाता होता है जिस बैंक में अकाउंट होता है,
हम वहाँ जाते हैं, हम वहाँ पैसा जमा करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हमसे पैसा ले रहे हैं और हमारे खाते में जमा कर देते हैं। अब वो क्या करेंगे उस पैसे का, वो उस पैसे को आगे लोन्स के रूप में लोगों को बांट देंगे। ठीक है, तो क्या करें, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट हमसे लिया, ग्रांट कर देंगे जो लोगों जिनको लोन चाहिए होगा, किसी के लिए बिजनेस के लिए चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, उन्हें लोन दे देगा और इस पर इंटरेस्ट कमाएगा बैंक, और हमें क्या देगा, इंटरेस्ट पे करेगा। यहाँ पे वो इंटरेस्ट अर्न करता है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो आप। ठीक है, और फिर जो पैसा बच जाता है उसको हम क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो फिर स्टॉक्स में लगा दिया, म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, या कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे लगा दिया। तो बैंक क्या करता है, 3 काम होता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट जहाँ से वो जहाँ पे वो इंटरेस्ट पे करता है, वो ग्रांट करता है लोन जहाँ से वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, फिर इन्वेस्टमेंट में करता है। मान लेते कोई बहुत बड़ा आईपीएल है, आईपीएल में स्पॉन्सर बन गए, हमें पता भाई स्पॉन्सर बने तो हमारा क्या है, कुछ ना कुछ हमें पैसे आएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे हम। ठीक है, या कोई हाईवे बन रहा है या कोई और प्रकार कंपनी बन रही है, वहां पे वो किसी तरह से पैसा लगा देंगे और फिर बाद में उसको अपना वापस ले लेंगे जो भी है। और मेन एम क्या होगा, एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट, इस पर ध्यान देना आपको। मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी कि कमर्शियल बैंक का काम क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। और ये जो दो चीजें है ना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन, ये क्या है, कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन आता है। ठीक है, पर हमें इसके बैंक के और भी बहुत सारे फंक्शन है, ये तो मेन फंक्शन है, इनके अलावा भी कुछ फंक्शन है जिनको हमने क्या कैटेगराइज कर रखा है प्राइमरी फंक्शंस में और सेकेंडरी फंक्शन होता कमर्शियल बैंक में। अब उसको भी एक एक करके देखते हैं, बट ये डेफिनेशन याद रखना हरदम, इस मेरा डेफिनेशन में क्या है, ये अधूरा है। अब देखते हैं प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन होता कमर्शियल बैंक। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जैसे भी मैंने बात की, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीबी का जो मैं लिख रहा हूँ, सी मतलब कमर्शियल बैंक। तो पहला फंक्शन क्या है इसका, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, अब डिपॉजिट कैसे एक्सेप्ट करता हूँ, कई फॉर्म में करेगा। जैसे आपने बहुत सारे मतलब बहुत सारे तरह के खाते होते हैं, अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होता है ना, करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है। मतलब करंट अकाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। अब क्यों कहते हैं, देखो करंट अकाउंट जो है जनरली बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, या जो कंपनी होती है वो खोलती है। क्यों, क्योंकि करंट अकाउंट की फीचर है ये है कि आप कितना भी अनलिमिटेड मतलब पैसा डाल सकते हो। अब ऑब्वियसली बात है वो पैसा अकाउंटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं काला धन है आपका। आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट कर सकते हो और अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी आप विड्रॉ कर सकते हो। तो इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट बोला मतलब कि आप जब भी चाहोगे आप अपने डिमांड पे पैसा निकाल सकते हो। मतलब ये नहीं कि जैसे जनरली क्या होता है, सेविंग अकाउंट में देखते हैं जब, तो आपके खाते मान लो कितने रुपए हैं, तो आपके ऊपर लिमिटेशन होती है कि एक दिन में आप अपने अकाउंट से इतना ही पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है, लिमिटेशन होती है। तो वहाँ पे लिमिटेड डिमांड डिपॉजिट होता है, आप अपनी डिमांड पे कितना पैसा निकाल सकते हो, डिमांड डिपॉजिट कितना होगा उसमें, बहुत लिमिटेड होता है। बट हम करंट अकाउंट की बात करते हैं, करंट अकाउंट में आप अनलिमिटेड अमाउंट जो भी आपके अकाउंट में है उसे आप निकाल सकते हो अपनी डिमांड पे जब चाहो तब। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे करंट अकाउंट और डिमांड डिपॉजिट भी हम कहते हैं। ठीक है, अभी बिजनेसमैन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, और दे कैन ड्रॉ ऑन चेक, है ना, चेक से पैसा निकाला सकता है, अनलिमिटेड अमाउंट निकाला सकता है। दूसरा आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का सीधा क्या मतलब है कि आपने जो भी पैसा जमा किया है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, पर्टिकुलर टाइम के बाद ही मिलेगा आपको, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, टाइम डिपॉजिट। एग्जांपल क्या है इसके, जैसे आपने फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया, अब आपने फिक्स्ड डिपॉजिट जितने टाइम के लिए किया है आप उतने टाइम के बाद ही पैसा निकाल सकते हो, उससे पहले भी आप निकालते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी। मान लो कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप निकालना चाहते हो, आप निकाल सकते हो, बट यू विल बी चार्ज पेनल्टी। ठीक है, बट वहीं पे आप अपने टाइम पूरा निकालने के बाद निकालोगे
तो जो पैसा आपने डिपॉजिट किया था वो प्लस इंटरेस्ट और ये सब चीज मिलेंगी। फिर एक आता है रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें भी क्या होता है, आप धीरे धीरे हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डालते हो और एक साथ ही आप पैसा निकालते हो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। इसको क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है। फिर तीसरा आता है अपने पास सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, जनरल पब्लिक खुलवाती है इसको, क्योंकि जनरली क्या होता है, जनरल पब्लिक खुलवाती है, इसमें बहुत लो ट्रांजेक्शन होती है। अब जैसे बिजनेसमैन है, ये तो डेली के करोड़ों के ट्रांजेक्शन भी करते होंगे, तो इसलिए इन्हें क्या है, बहुत ज्यादा डिपॉजिट और विड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है। बट जो जनरल पब्लिक होती है उनका ये डेली का ट्रांजेक्शन वाला काम नहीं होता, उन्हें डेली के करोड़ों की पेमेंट नहीं करनी होती है, उन्हें छोटे छोटे पेमेंट्स करनी होती है। और ज्यादातर वो जो पैसा अपने बैंक में डालते हैं वो किसमें डालते हैं, सेविंग के लिए डालते हैं, कि जो भी मैं पैसा बचा रहा हूँ मंथली अपने इनकम से, उसको मैं वहाँ पे सेव कर सकूँ एक जगह रख के। पहले लोग घर में रखते थे, या चावल के डब्बों में या कपड़ों में छुपा दिए, किताबों में छुपा दिया, जो मम्मियाँ करती हैं। बट अब क्या है, बैंकिंग सिस्टम आ चुका है, बैंक में आप अपना पैसा रखोगे तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। हालांकि एक और चीज है यहाँ पे, जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट, इसमें आपको लो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलेगा आपको पर बहुत ज्यादा नहीं मिलता। और जो हमारा करंट अकाउंट है, इस पे आपको नो इंटरेस्ट मिलता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। कई बार तो हो सकता है बैंक आपसे पैसा चार्ज करे आपका बैलेंस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपका बहुत ही हैवी बैलेंस है। ठीक है। और जो फिक्स डिपॉजिट होता है टाइम, और ये जो हमारे जो रिकरिंग डिपॉजिट है, इस पे आपको हैवी इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसलिए जब भी कोई बात होती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट, पैसा जो भी आपके पास है, यदि आपको इन्वेस्ट करना तो आप कहाँ कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हो। अप टू 8 to 9% तक किसी किसी बैंक में भी आपको एनुअल इंटरेस्ट मिल जाता है। इसमें करोगे तो 6% के आसपास मिलता है, इसमें 0 मिलता है। तो ये है, मतलब आपने 1,000 रुपये जमा किए हैं तो अगले साल 1 लाख जमा किए हैं तो एक साल में कितना हो जाएगा, 1,08,000 1,10,000 तक वो हो सकता है। तो ये हमारे क्या है, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, उसमें क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या है, करंट अकाउंट होता है, तो उसको आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, बी ये ए है, ये सी है। तो पहला करंट अकाउंट होता है हमारा, फिर दूसरा हमारा फिक्स डिपॉजिट होता है, या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी कह सकते हो। तीसरा हमारा होता है सेविंग अकाउंट और सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तीनों का अंतर आप याद कर लेना, तीनों का अंतर का समझो, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जो दूसरा फंक्शन है, पहला फंक्शन तो जो भी हमने एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अब दूसरा फंक्शन होता है कौन से बैंक का, क्या, एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन कह सकते हो या ग्रांटिंग लोन भी कह सकते हैं, ये दोनों बात एक ही है। तो दूसरा क्या आता है, ग्रांटिंग लोन, ग्रांटिंग या एडवांसिंग। ठीक है। एडवांसिंग लोन में आप, ये लोन कई तरह के बैंक देती है। एक तो जनरली मैंने बात की कि आप जाओगे बैंक के पास एक प्रपोजल लेके, और बैंक आपका क्रेडिट वर्थ देखेगा कि आपको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्रेडिट वर्थ मतलब कि आपने जो बैंक से पैसा लिया है, क्या आप उसे लौटा भी पाओगे या नहीं लौटा पाओगे। तो बैंक आपका क्या देखेगा, क्रेडिट वर्थ देखेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग करके लोन देगा। जैसे कार लोन हो गया ना, देखते हैं, होम लोन हो गया, ठीक है। फिर अदर एजुकेशन लोन हो गया, देखो एजुकेशन लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया। तो ये सारी चीजें भी हम क्या करते हैं, बैंकिंग सिस्टम मतलब इस तरह के लोन लेते हैं, और बहुत सारे लोन्स होते हैं। अब यहाँ पे एक और लोन होता है, जैसे आपको सुना आपने क्रेडिट कार्ड इशू होता है, तो इसमें भी क्या है, आपको बैंक लोन ही दे रहा है। ठीक है। तो बैंक आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे मतलब लोन ही दे रहा है। तो इसमें कुछ और कैटेगरी देख सकते हैं, एक होता है कैश क्रेडिट। अब इसमें होता है लोन गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट करंट असेट लाइक शेयर्स, या कोई भी आपने क्या किया, इसमें क्या है, अगेंस्ट लोन अगेंस्ट करंट असेट्स। ठीक है, लाइक शेयर्स, बॉन्ड, शेयर्स, बॉन्ड। करंट एसेट का मतलब क्या है, जैसे आपको लोन चाहिए कैश क्रेडिट पे, तो आप बैंक के पास गिरवी रखोगे, क्या आप अपना शेयर्स रख दोगे गिरवी, अपने बॉन्ड्स गिरवी रख दोगे, जिन्हें बेच के आप कभी भी चाहो तो पैसा, मतलब बैंक चाहे तो उनको
वसूल कर सकता है। अब ऐसा नहीं है शेयर्स को बेचने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा, ये बहुत ही लिक्विड होती है। इस बॉन्ड को जो भी आपने बॉन्ड बैंक के पास गिरवी रखा है, मॉर्टेज रखा है, इसको बैंक बेच के कभी भी पैसा वसूल कर सकता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैश क्रेडिट और लोन अगेंस्ट द करंट असेट। ये करंट असेट वो असेट होती है जिन्हें कभी भी बेच के बहुत ही शॉर्ट टर्म में, बहुत छोटे टाइम में कैश बनाया जा सकता है। जैसे मान लो कि फैक्ट्री है, आपने अपनी एक फैक्ट्री क्या गिरवी रखी, या किसी व्यक्ति ने अपनी फैक्ट्री गिरवी रखी लोन लेने के लिए, तो आपको क्या लगता है वो जो फैक्ट्री है, बैंक को पैसा वसूल करना होगा, तो फैक्ट्री का एक दिन बिक जाएगी या एक रात में बिक जाएगी, उसको बेचने का पूरा बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा जिसमें काफी टाइम लग सकता है। तो इसलिए वो करंट असेट नहीं है हमारा, ठीक है, या बैंक के लिए वो करंट असेट नहीं है। अब दूसरी चीज हम देखते हैं यहाँ पे, दूसरा क्या है, डिमांड लोन्स। दूसरा लोन्स क्या हमारा, डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स, those loans which can be recalled on demand, those loans can be recalled by banks on demand। अब इसमें क्या है, ऐसा लोन है जो कि बैंक जब चाहे, आपको तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक जब चाहे आपसे वो पैसा वसूल कर सकता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिमांड लोन। आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दिया गया है और जब चाहे वो बैंक वो आपसे बोल, जैसे हम अपने दोस्तों को देते ना कि भाई मुझे पैसा दे दे, और वो कहता कब लौटाएगा, कहता तू जब बोलेगा मैं लौटा दूंगा, मतलब इतने देर के बाद, फिर एक हफ्ते बाद तू जब बोलेगा मैं लौटा दूंगा पैसा। तो बैंक में कुछ इस तरह करता है, दोज लोन कैन बी रिकॉल्ड बाय बैंक्स ऑन डिमांड। कभी भी भाई इतना टाइम आपको होता है, आप चाहो तो वापस कर दो, ठीक है, ऐसा करना ही पड़ता होगा इसलिए, तो ऐसा नहीं कि आप बैंक का लोन लेके भाग जाओगे तो घर जाएंगे उन बाउंसर्स के साथ, ठीक है। फिर आता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन, अब ये वो लोन होते हैं जो किसी कोलेक्टर के बेस पे मिलते हैं, अगेंस्ट एनी कोलेक्टर। जैसे आपने कोई भी चीज गिरवी रखी, अब उसके बदले जो आपको बैंक क्या है लोन दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स कहते हैं। तो हमने देखा प्राइमरी फंक्शन तो कमर्शियल बैंक में पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में हमने तीन तरह की चीजें देखी, फिक्स डिपॉजिट देखा हमने, सेविंग अकाउंट देखा, करंट अकाउंट देखा। अब हमने बात की ग्रांटिंग एडवांसेस और या ग्रांटिंग लोन्स की, उसमें भी जनरली तीन तरह के हमने क्या देखा, लोन्स देखे। अब आगे देखते हैं इसके सेकेंडरी फंक्शंस क्या है बैंक के। सेकेंडरी फंक्शंस में हम जब बात करते हैं बैंक की, तो बैंक इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज देता है अपने कस्टमर्स को। ये सर्विसेज पहले नहीं हुआ करती थी। जैसे पहले जो बैंक हुआ करते थे ना, जैसे आज से मतलब अभी तो नहीं, 20-30 साल 35 साल पहले चले जाओ, 1980s के टाइम में, तो उस टाइम बैंक जनरली क्या करते थे, वही अकाउंट में पैसा जमा किया, डाल दिया, ठीक है। पर धीरे धीरे क्या लगा, जैसे पहले के साहूकार हुआ करते थे, तो वो बहुत सारी चीजें कर देते हैं, या फिर आपको कोई फाइनेंशियल एजेंट होता है, वो आपके बिहाफ पे बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या किया, बैंक को अपना एक फाइनेंशियल एजेंट बना दिया। जैसे अभी आपने देखा होगा, आपके क्रेडिट कार्ड से या आपके डेबिट कार्ड से या आपकी जो बैंक अकाउंट है वहां से क्या होता है, हर महीने आपके नेटफ्लिक्स का या आपने किसी और का अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उसका पैसा आराम से अपने आप कट जाएगा। तो ये कौन कर रहा है, बैंक आपके बिहाफ पे ये काम कर रहा है। तो बैंक क्या कर रहा है, एज अ फाइनेंशियल, जो आपका फाइनेंशियल एजेंट है वो काम कर रहा है यहाँ पे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लो आपको किसी को पेमेंट करनी है, आप ऑटो डेबिट सेट कर दो, वो अपने आप हर महीने क्या करेगा, पैसा काट के आपके अकाउंट से ले जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, बैंक एक फाइनेंशियल एजेंट की तरह जब काम करता है, तो ये इसका सेकेंडरी फंक्शन आ जाता है। और इसमें बहुत सारे एलोमरेटेड फंक्शंस हैं, इसको हम देखते हैं यहाँ पे देखते हैं। दूसरा क्या है, सेकेंडरी फंक्शन। सबसे पहला आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दूसरा आता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तीसरा क्या आता है, एजेंसी ऑफ फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे हैं, उसमें देखेंगे। पहले इसको समझते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात कर रही है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का सीधा मतलब है जितना आपके अकाउंट में पैसा है आप उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो,
अब ये जनरली किस केस में होता है, जो करंट अकाउंट वाले जो होल्डर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं और जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बैंक क्या करता है, उनको कुछ एक तरह लोन देता है, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है या फिर हमने पढ़ा था डिमांड लोन्स होते हैं, इस तरह का होता है वो, कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है आप उससे ज्यादा पैसा निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं और आपको क्या है 1 करोड़ 20 लाख की जरूरत है, हो सकता है बैंक ने आपको उस 1 करोड़ के ऊपर एक सर्टेन लिमिट दी हो कि भाई साहब आप इतना पैसा और भी निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा, जबकि अकाउंट में है या नहीं है, वो एज उधार हो गया, तो उस पर आपको बैंक इंटरेस्ट आ गया, बट आपको दे देगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या है, एक्स्ट्रा मनी कैन बी विड्रॉ, मनी कैन बी विड्रॉ, है ना, इस पे इंटरेस्ट ऑब्वियसली बात चालू होता है। दूसरा फंक्शन आता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आप सोच रहे हो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, जनरली जब भी किसी जो दो कंपनी होती है वो ट्रेड करती है आपस में, ट्रेड करती है तो ऐसा होता नहीं कि हर बार पेमेंट कैश में हो, कई बार पेमेंट क्या होती है उधारी में होती है। तो मानते हैं दो कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी, कंपनी ए ने सामान खरीदा कंपनी बी से, अब कंपनी ए को बी को पेमेंट करनी है, अब ये पेमेंट ना करके क्या इसमें बिल पकड़ा देगा, मतलब एक काइंड ऑफ बॉन्ड या एग्रीमेंट पकड़ा देगा, इस पे लिखा होगा भाई मैं कंपनी ए ये है ना प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने इस करके कंपनी बी से मैंने इतना सामान खरीदा इतने लाख का या इतने करोड़ का, और मैं इसको इतने आने वाली तारीख को पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बी के पास मिल गया, बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, इसके पास बिल आ गया, अब बी को फिर भी पैसों की बहुत जरूरत है, तो ये क्या करेगा, अपने बैंक के पास जाएगा, इसका जहाँ भी खाता होगा वहां पे जाएगा, उसको बोलेगा देख भाई मेरे को पैसे की सख्त जरूरत है, तो कंपनी बोलेगा, बैंक बोलेगा भाई मैं क्या करूँ, क्या देख मेरे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, जो हम बी बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, अकाउंट से बच्चे को अच्छे जानते होंगे, आप ये काम करो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज रखो, ये पर्ची रखो, और मेरे बिहाफ पे ए से जाके अगले महीने की 5 तारीख को पैसा ले लेना। तो बैंक कहेगा ठीक है भाई ले लेंगे, क्योंकि उसे पता है ये जो पेपर है वो जब लेके जाएगा ए के पास, ए उसको पैसा दे देगा, ठीक है। अब उसके बदले में क्या करेगा, जो बैंक है वो ये अपने पास रखेगा, और बी को क्या करेगा, कैश पकड़ा देगा, पर बदले में मान लेते हैं 1 करोड़ का पेमेंट का वो बिल था, तो वो कुछ डिस्काउंट देगा, डिस्काउंटिंग मतलब उसमें कुछ लेगा, चार्ज करेगा, क्योंकि वो आपको अर्ली पेमेंट क्यों करेगा, कोई भी बैंक आपको अर्ली पेमेंट क्यों करेगा, तो उसके बदले कुछ ना कुछ पैसा चार्ज करेगा या कमीशन चार्ज करेगा या कुछ आपको ऊपर कट लेगा। तो मान लो 1 करोड़ का पेमेंट होनी थी, तो 1 करोड़ से आपको 95 लाख ही देगा, और बाकी क्या देगा 5 लाख अपना कट रखेगा। और जब 1 तारीख होगी वो क्या करेगा, सॉरी 5 तारीख होगी, तो ये बिल लेके जाएगा ए के पास, और ए क्या करेगा, बिल लिखेगा, अच्छा ये तो मैंने बी को प्रॉमिस किया था, मतलब ये बी के बिहाफ पे कौन आया पैसा कलेक्ट करने, ए आया है। अब फिर ए को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो बिल बी लेके आ रहा है, ए लेके आ रहा है, सी लेके आ रहा है, कोई भी आ रहा है, वो बिल जिसके पास होगा उसको वो पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो बैंक लेके गया कहाँ पे, ए के पास, ए को पेमेंट मिल जाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि वो टाइम जब क्या करेगा बैंक आपके बिहाफ पे आपके जो बिल है उसको एक्सचेंज करेगा और पैसा आपको दे देगा, ठीक है। तो ये अकाउंट्स में होता है, बिजनेस में ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज होती है ये चीजें, ठीक है। अब इसके बाद आता है एजेंसी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन के बहुत सारे छोटे छोटे काम है, जैसे कि एजेंसी फंक्शन में बहुत सारे छोटे छोटे काम है। पहला क्या है, ट्रांसफर ऑफ फंड, ट्रांसफर ऑफ फंड, जैसे मैंने कहा आपको फंड ट्रांसफर करवाना है किसी को, तो आप जाके बैंक को बोल सकते हो भाई आप ये काम कर दो। जैसे इसमें एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इस तरह का, कि जैसे नेटफ्लिक्स है, आपका हर महीने बिल कट रहा है ना, तो ये इसका उदाहरण हो गया आराम से, ठीक है। अमेजोन का सब्सक्रिप्शन कट रहा है, या मान लेते हैं आपका ईएमआई कट जाती है अपने आप ही, तो क्या करें बैंक आपके बिहाफ पे ट्रांसफर ऑफ पेमेंट का काम करता है। एक और बताता हूँ मैं, मास ट्रांसफर ऑफ पेमेंट कैसे हो सकता है। जैसे एक बैंक एक कंपनी है, उसने क्या किया, एक बैंक को अपने एम्प्लॉयज की लिस्ट दे दी और बोला कि देखो ये है हमारे एम्प्लॉयज की लिस्ट, और हर महीने क्या करो आप इनकी अकाउंट में इतनी इतनी सैलरी अपने आप डाल दिया करो, इतने तारीख को हम हमारे कहते हैं। वो कंपनी खुद पेमेंट ना भेज के करके अपने बिहाफ पे अपने बैंक को बोल रही है काम करने के लिए। ऑब्वियसली बात है बैंक उसके बदले कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, एज अ जो एजेंसी फंक्शन है उसमें कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, बट वो क्या ट्रांसफर पेमेंट का काम कर देगा। एक बार और आपने देखा हुआ चीजें, कई बार गवर्नमेंट भी हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजती है कुछ ना कुछ, वो 1000 को भेजे 500 भेजे कुछ भी भेजे वो भेजती है, तो वो भी इसी तरह से करती है, वो बैंक को लिस्ट देती है और पैसा पकड़ा देती है, भाई ये रहा पैसा, ये लिस्ट, सभी आदमियों के अकाउंट में या जो भी लोग हैं उनके अकाउंट में इतना पैसा हर महीने डाल देना, ठीक है।
जैसे वो मैया दीदी बहना योजना जो चलती है ना हमारे फ्री बीज वाली, जो महिलाओं को हर महीने 2500, 2000, 1500 रुपए मिलते हैं, तो वो क्या सेम तरह से ये चीज काम करती है। वो कॉन्सेप्ट बैंक को गवर्नमेंट ने पकड़ा दिया, लिस्ट पकड़ा दी भाई इन सबको 25-25 रुपए डाल दे और बैंक अपना काम खुद कर देगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये ट्रांसफर ऑफ फंड का काम होता है और उसके बदले बैंक आपको चार्ज करेगा। फिर आता है कलेक्शन ऑफ पेमेंट। जैसे बैंक यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट कर रहा था, इसी तरह क्या होता है, वो किसी के बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसने अपने बैंक को बोल दिया भाई आप हर महीने क्या क्या करो, मेरे जो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं उनसे आप पैसा ले लिया करो। ठीक है, तो इस तरह से भी वो काम कर सकता है। बोल दिया जैसे मान लो न्यूज़पेपर है, अब न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन हम लेते हैं, जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर या मैगजीन्स होती है उनका हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो बैंक की तरफ से आपके पास मैसेज आ जाएगा, मतलब एजेंट की तरफ से उनके, कि भाई आपका बिल हो गया महीने का, आप पेमेंट कर दो, आप पेमेंट कर दोगे। तो ये क्या कलेक्शन ऑफ पेमेंट भी यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे कई बार इंश्योरेंस प्रीमियम का आता मैसेज, तो ये सब चीजें भी आती है। उसके बाद क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब जैसे आपको विदेश जाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बाहरी करेंसी चाहिए, इसको हम बोलते क्या, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। तो ये कौन कहाँ से जाके आप ले सकते हो, या तो आरबीआई के द्वारा कोई ऑथराइज एजेंट होगा वो ये काम करेगा, या फिर क्या करेगा जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिन्हें आरबीआई ने लाइसेंस दे रखा है काम करने का, वो ये काम करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे देखते हैं ना मार्केट में डॉलर आ रहा है, जैसे अभी देखो डॉलर की वैल्यू हम जानते हैं, और जो $1 है वो करीब 95 प्लस हो चुका है। अब बैंक को लग रहा भाई मेरे पास तो डॉलर खरीदना चाहिए हमें, क्योंकि डॉलर के वजह से भाव और बढ़ जाए, मतलब है ना, तो वो डॉलर परचेज कर लेंगे, फिर बाद में और महंगा करके बेचेंगे। जैसे मान लो डॉलर 95 पे खरीद लिया है ना, बैंक से क्या किया, डॉलर को 95 पे खरीद लिया। अब मान लो कुछ दिन होल्ड करते हैं, 2-3 महीने बाद डॉलर मान लेते 100 का हो गया, अभी बेच देंगे, क्योंकि 4 महीने घटा 100 का बेचा तो फायदा हो गया ना। तो इस तरह से परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी करते हैं। अभी तो यहाँ परचेज किया, यहाँ सेल कर दिया, तो ये भी क्या करती है, आरबीआई के परमिशन के बाद, लाइसेंस मिलने के बाद ही परचेज ऑफ एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती है इसमें। इस तरह से ये बीच में गैप आ गया 5 रुपए का, और इन्होंने पैसा कमा लिया, तो ये चीजें भी होती है। फिर क्या आता है, परचेज एंड सेल ऑफ, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज क्या होती है, सिक्योरिटीज को देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे बॉन्ड्स निकालती है, जैसे शेयर्स होते हैं, शेयर्स भी तो क्या है, सिक्योरिटीज है। इसी तरह क्या होता है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी सिक्योरिटीज निकालती है, इसको बोलते हैं जीसेट या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये क्या होता है, जैसे सरकार को पैसा चाहिए, सरकार ने बोला देखो जी मैं ये आपको कागज दूंगा, इस कागज पर लिखा होगा कि मैंने आपसे इतने रुपए लिए, मान लो 1 लाख रुपए दिए आपने मुझे, और बदले में क्या है, आपको मैं कुछ नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको 5 साल क्या हो, 5 साल बाद ये जो पैसा है दिया मैंने आपसे 1 लाख रुपया, इसको इंटरेस्ट सहित लौटा दूंगा। तो बैंक को क्या लगता है, अच्छा मैं यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि बैंक जब गवर्नमेंट को पैसा देगा वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट आपका पैसा लेके कहीं नहीं जाएगी। तो ये क्या करेगा, जो हमारा बैंक है वो इसमें परचेज कर देगा सिक्योरिटी को, जो गवर्नमेंट के द्वारा बॉन्ड रिलीज किया जा रहा है उसको परचेज करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर देगा। मान लेते हैं 1 लाख का 1 लाख है, 1 लाख का बॉन्ड है, अब इस पे हर साल मान लेते हैं 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 8,000 का इंटरेस्ट हर साल मिल रहा है, तो बढ़िया है ना, पैसा भी नहीं मतलब डूबेगा और इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, और भी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं क्या है, क्या नाम है कंपनी, रिलायंस कंपनी है ना, रिलायंस जियो जो है, उसने भी सेम चीज किया, और उसने कहा हम क्या करते हैं, एक हम डिवेंचर इशू करते हैं। जैसे कंपनी जब भी लोन लेती है वो डिवेंचर के थ्रू लेती है, और उसने भी सेम कहा कि भाई हम इतने इतने लाख के डिवेंचर इशू कर रहे हैं, मतलब 1-1 लाख के डिनोमिनेशन में है, मतलब 1-1 लाख के हम पर्चे मतलब बांट रहे हैं। उसके बाद लोन लेंगे और कंपनी को जो भी लेगा हमारा डिवेंचर खरीदेगा उन्हें क्या लेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा, मान लेते 8% दे रहा है। अब एक बैंक ने देखा, जैसे मान लेते पंजाब नेशनल बैंक है, उन्होंने देखा, अरे देखो एसबीआई वाले ने भी देखा, और एसबीआई ने कहा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे पर लंच के बाद। फिर पंजाब वालों ने देखा कि भाई इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो इन्होंने क्या 1-1 लाख वाले उसके
उसमें डिवेंचर्स खरीद के 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया किसमें, रिलायंस में। अब सबको पता है कि भाई रिलायंस जो कंपनी है वो इतनी ट्रस्टेबल है, इतनी बड़ी कंपनी है कि हमारा पैसा कहीं नहीं डूबेगा। इस तरह से क्या करती है, जो बैंक्स होती है एजेंसी ऑफ फंक्शन करती है और क्या करती है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी भी करती है। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हो रहा है ना उनको। हम उन्हें मानो नहीं भाई किसी एरे गेरे को जो लो नेटवर्क वाला आदमी है उसको हम यदि अपना लोन देंगे तो पैसा डूबने की बहुत हाई चांस है। इससे बढ़िया क्या है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करो या फिर कहीं और इन्वेस्ट करो जहाँ पे पैसा वसूल होने की बहुत हाई चांस है। तो इस तरह से और भी कई सारे काम करते हैं। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी है, इसको भी हम देख लेते हैं। एक है ट्रस्टी वाला काम है, एक लॉकर फैसिलिटी मिलती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बैंक्स में क्या होता है, फिल्मों में ज्यादातर दिखाते हैं, अब असली में तो मैंने वैसे किसी व्यक्ति को देखा नहीं, पर ये चीज असली में भी होती है। तो जैसे लॉकर फैसिलिटी बैंक आपको देती है ना। अब लॉकर फैसिलिटी के थ्रू क्या कर सकते हो आप, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट कागज है, गोल्ड है या कुछ और चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप उन्हें लॉकर में सेफ रख सकते हो। यदि कुछ नुकसान होता है फिर उसके बाद बैंक वाले भरपाई करते हैं। तो ये लॉकर फैसिलिटी हो गई। फिर आपको क्या दे रहा है, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। जैसे जनरली जो इनकम टैक्स कंसल्टेंसी होते हैं, जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स होते हैं वो देते हैं, जिसमें जनरली सीए वे होते हैं। पर बैंक में भी क्या है, यही सारे लोग बड़े पड़े, फाइनेंस के, बैंकिंग के, ये सारी चीजें जो बड़े लोग होते हैं, तो इन्हें पता होता है क्या चीजें कैसे काम करती है। तो इनसे आप कंसल्टेशन भी ले सकते हो अपने टैक्स या फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए। बस उसके बदले में वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ आपसे जो कंसल्टेशन फी चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर अपने पास क्या आता है, एक जो लास्ट में चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना, लेटर ऑफ रेफरेंस। अब लेटर ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर, है ना। अब लेटर ऑफ रेफरेंस में क्या है, ये क्या है, ये जो कंपनी होती है ये किसी भी एंटरप्राइजेस का, किसी भी कंपनी का काइंड ऑफ सर्वे वर्वे करेंगे और बताएंगे भाई ये कंपनी किस तरह की है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, इस पर ट्रेड किया जा सकता है, नहीं सकता। तो आपको जनरली क्या करेगा, ये आपके कस्टमर के बारे में, जिसे मान लो आप ट्रेड कर रहा बिजनेस कर रहे हो, आप जिसके साथ ट्रेड करना चाहते हो या वो जिसके साथ आप मतलब जो दूसरा पर्सन भी आपके साथ ट्रेड करना चाहता है, तो दोनों को एक दूसरे के बारे में वो इन्फॉर्मेशन बताएगा जिससे कि आप एक दूसरे के बारे में जान सको और उसमें ट्रस्ट बिल्ड होगा और उसके साथ आप काम धाम कर सको। इसके अलावा और भी कुछ फंक्शंस हैं, अब मैं बहुत ज़्यादा एलोबरेट नहीं करने चाहता, ये तो बोलना बहुत कुछ जाएगा, तो इसको आप समझ सकते हो। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैंने बताया आपको लॉकर फैसिलिटी है। ठीक है, लॉकर फैसिलिटी का क्या था। फिर उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट है, ट्रैवलर्स चेक है, जैसे मान लो देश से बाहर जा रहे हो तो वहाँ पे उसको आपको एक अलग तरह का रेफरेंस चेक की जरूरत पड़ेगी तो वो होगा। और इसमें एक और चीज़ जो आती है वो मैं बताती हूँ आपको, लेटर ऑफ क्रेडिट है। अब लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब समझो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने सुना होगा नीरव मोदी का नाम, जिसने क्या कहते बहुत बड़ा स्कैम किया था इंडिया में, है ना। वो पंजाब नेशनल बैंक से पता नहीं 12-13 हज़ार करोड़ लेके भाग गया। तो वो किस तरह भागा था, वो यही है। देखो उसने क्या किया, वो गया जो नीरव मोदी है, नीरव मोदी, इसने क्या किया, ये गया पंजाब नेशनल बैंक के पास। बोला देखो जी पंजाब नेशनल बैंक, मैं तो आपका बहुत ही प्यारा कस्टमर हूँ, है ना, आप तो मुझे बड़े अच्छे जानते हो, मैं तो भागने वाला नहीं हूँ कहीं, बट मुझे कल लोन चाहिए। उसने बोला भाई ले लो लोन। तो आपसे नहीं चाहिए, हमें किसे चाहिए, फॉरेन कंट्री का चाहिए। कहाँ पे चाहिए, फॉरेन की कंट्री में, फॉरेन किसी बैंक से चाहिए। अब ये गया फॉरेन बैंक के पास, मान लेते हैं फॉरेन बैंक के, तो फॉरेन बैंक के पास गया ये नीरव मोदी, इसने बोला भाई हम तो तुझे जानते नहीं है, अब तो तुझे लोन देंगे नहीं। तो नीरव मोदी दोबारा आया इसके पास, पीएनबी के पास, बोला देखो फॉरेन वाला जो बैंक है मुझे लोन नहीं दे रहा, आप कुछ गारंटी वारंटी दे दो। तो पंजाब नेशनल बैंक ने कहा यार तू तो हमारा प्यारा वो है, कस्टमर है, तो काम कर, ये लेटर ले हमारी तरफ से और जाके फेंक मार इसके फॉरेन बैंक वालों को। क्यों, इस लेटर में क्या लिखा था कि यदि खुदा न खास्ता नीरव मोदी के मन में खोट आ गया तो भैया मैं तो नहीं देता पैसे तेरे मतलब फॉरेन बैंक वालों को, तो ये सारा पैसा कौन चुकाएगा, ये चुकाएगा पंजाब नेशनल बैंक। इसलिए बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट है। ये जो स्कैम था पूरा किसका था, लेटर ऑफ क्रेडिट का था, एलओसी का। कि मतलब भाई यदि नीरव मोदी के बिहाफ पे मैं गारंटी दे रहा हूँ
मैं इसका मैं गारंटर बन रहा हूँ, यदि ये लोन नहीं चुकाएगा तो सारा पैसा मैं आपको चुकाऊंगा। तो जनरली कई बार होता है जब आप किसी से लोन लेते हो, जैसे ईएमआई पे कोई चीज लेते हो, तो वहाँ पे गारंटर होता है जो इसी को इंश्योर करता है कि यदि जो कस्टमर जिसने लोन लिया है वो पैसा ना चुका पाए तो पैसा कौन चुकाएगा। तो फिर वो उसको पकड़ते हैं, वो जो एजेंसी वाले थे उसको पकड़ते हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ भी होती हैं, ठीक है। बाकी जो फंक्शन है उसको बुक में पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्योंकि न्यूज़ में बना था और कई बार इसके बारे में सुनते भी हैं और एक स्कैम से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट था, तो इसलिए मैंने उसको बता दिया, ठीक है। अब देखो बैंक का मेन काम क्या है, तो देख लिया मैं प्राइमरी काम क्या है, सेकेंडरी काम क्या है। बट जब बैंक क्या करता है, डिपॉजिट करता है और क्या करता है, लोन देता है। इसके बीच में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, मनी क्रिएशन। इसके बीच में काम होता है, इसको बोलते हैं हम मनी क्रिएशन। अभी मनी क्रिएशन कैसे होता है उसको समझो। बैंक ने 1000 रुपये का लोन मान के लिया, मतलब दिया किसी को, 1000 रुपये का बैंक में जमा हुआ, अब उसने क्या किया, इसको दोबारा शुरू किया, पहले शॉर्ट में समझते हैं फिर इसको लॉन्ग में समझूंगा। अब बैंक में किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये जमा करवाए, मान के उसका नाम था ए। अब एक हम ऐसा मान के चलते हैं कि ए पैसा नहीं निकालेगा, अपना विड्रॉ तो नहीं करने वाला। अब बैंक क्या करेगा, ये पैसा किसी को लोन पे दे देगा, मान लेते हैं बी है, बी को लोन की सकता है, बैंक आके इसको लोन दे देगा, कितने का मानते हैं, 800 रुपये का। बैंक क्या करेगा, इसके पे कुछ पैसा अपने पास रखेगा, जैसे मान लो 200, तो मान लेते हैं ए पैसा निकालने आ गया, तो उसको भी देना पड़ेगा ना, तो कितना, सारा पैसा तो नहीं देगा, थोड़ा बहुत ही देगा, ठीक है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि हर दम पूरा पैसा नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत देना आएगा तो उसको दे देंगे। अभी क्या किया, जनरली देखा जाए तो बैंकिंग सिस्टम में कितना पैसा चुका है, 1000 + 800, अभी 800 रुपये का धंधा करेगा, फिर ये 800 में से बैंक में जमा कर देगा पैसा। बैंक क्या करेगा, फिर इसमें से कुछ पैसे का 600 रुपये का लोन दे देगा, 200 फिर जमा कर देगा। इस तरह से क्या, 1000, 800 और 600, टोटल कितने रुपये हो गए, 1800 + 600, 2400। और इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, मनी क्रिएशन करते हैं। मनी क्रिएशन का सीधा मतलब है, नए नोट छापना नहीं है, इसका मतलब है पैसों को यूटिलिटी के हिसाब से ज्यादा बनाना, पैसों को क्या है, यूटिलिटी के हिसाब से ज्यादा बनाना है, ठीक है। तो मनी क्रिएशन की मदद से हम क्या करते हैं, बैंकिंग सिस्टम में मनी क्रिएशन का काम करता है, जिसकी मदद से पैसों की यूटिलिटी बढ़ जाती है। अभी इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक्स बाकी हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कोई भी डाउट हो आपको इस चैप्टर में या बाकी जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उसके रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।